अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो में हम लोग अपना चैप्टर नंबर 6 कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब हम जो है अलेक्जेंडर की बुक फॉलो कर रहे हैं, तो ये उसका चैप्टर नंबर 6 है। और चैप्टर नंबर 6 में हमारे पास दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट होगा टोटली कैपेसिटर का, ठीक है, जिसमें हम कैपेसिटर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो सॉल्व करेंगे, और एक पार्ट जो होगा वो होगा इंडक्टर्स का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कैपेसिटर के जो फॉर्मूलाज वगैरह होंगे, जो चीज़ें होंगी वो देखेंगे कि ये क्या है, और इसके जो है ना करंट वोल्टेज किस तरीके से सारा कुछ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कैपेसिटर हमारे पास क्या है, तो हमने ये देखा है कि सर्किट में हमारे पास दो तरीके की जो है ना डिवाइसेस होती है। दो तरीके की कौन सी? एक वो चीज़ें होती हैं जो एनर्जी जो है ना वो रिलीज कर रही होती है, ठीक है, मतलब जो पावर दे रही होती है। अब एक सर्किट होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी एक सर्किट है, ठीक है। एक सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, हमने ये सारी चीज़ें देखी हुई। अब वो करंट कैसे फ्लो कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो उसके अंदर एनर्जी है ना कि वो फ्लो कर रहा है, और वो एनर्जी दे कौन रहा है? वो सोर्सेस दे रही होती थी वो एनर्जी, ठीक है, जिसे हम कह रहे होते थे एक्टिव एलिमेंट्स। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, ठीक है। इसी तरीके से एक हमारे पास होते हैं पैसिव एलिमेंट्स। पैसिव एलिमेंट्स कौन होते हैं? अब देखें, कोई एनर्जी ले रहा है, दे रहा है, तो कोई एनर्जी ले भी तो रहा होगा ना, एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा। तो वो सारे एलिमेंट्स किसी भी सर्किट के अंदर जो हमारे पास एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं उन्हें हम कह रहे होते हैं पैसिव एलिमेंट्स, ठीक है। अब देखें, कैपेसिटर्स भी पैसिव एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट है, ठीक है। अब कैपेसिटर का काम क्या होता है? कैपेसिटर का काम होता है एनर्जी को स्टोर करना अपने अंदर, ठीक है। अब वो जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में होती है? हम लोग मतलब कौन सा कोर्स पढ़ रहे हैं? हम लोग इलेक्ट्रिकल का कोर्स पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में होती है, मतलब कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, ठीक है। और वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसे हम कह रहे होते हैं इलेक्ट्रिकल चार्जेस, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं ना वो स्टोर कर रहा होता है कोई भी एक कैपेसिटर। अब मैं यहाँ पर, वैसे तो कैपेसिटर का पूरा एक फिनोमेना है कि वो डाइलेक्ट्रिक लगा हुआ होता है, वो मतलब उसकी किस तरीके से जो है ना बनता है, वो क्या क्या किस तरीके से काम कर रहा होता है, हम लोग वो सारी चीज़ें नहीं देखेंगे। हम लोग बस उतना देखेंगे जितना हमें इस बुक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए नीड है, ठीक है। अब देखें, वो जो एनर्जी स्टोर करते हैं कैपेसिटर, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, और उसे हम कह रहे होते हैं इलेक्ट्रिकल चार्जेस, ठीक है। अब देखें, ये हो गया। अब अगर मुझे वो इलेक्ट्रिकल चार्जेस और वो जो कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर कर रहा है, अगर मुझे उसको एक फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना हो, ठीक है, मतलब उसका एक रिलेशन निकालना हो, तो उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? Q = CV। मतलब मुझे चार्जेस निकालने कि कितने चार्ज जो है वो उसने स्टोर किए हैं, तो वो जो Q है वो चार्ज है, और जो चार्ज होते हैं उनको हम कूलम्स में मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। ये जो C है ये कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस मतलब वो कैपेसिटर कितनी एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर सकता है, ठीक है। और जो वो वोल्टेज है, वो वोल्टेज जो है ना वो एक पुश है, एक प्रेशर है, ठीक है। मतलब कि चार्जेस मेरे पास फ्लो कर रहे होते हैं, तो जो फोर्स उन्हें फ्लो करवा रही होती है तो वो हमारे पास क्या होती है? वोल्टेज होती है। वो जो फोर्स होती है वो क्या होती है? वोल्टेज होती है। ये चीज़ हमने ओम्स लॉ में बड़े डिटेल में पढ़ी थी, वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है। तो अगर आपने वो वाली चीज़ सही से देखी हुई है तो आपको पता होगा, ठीक है। अब देखिए, ये हमने कैपेसिटर का बेसिक चीज़ें देख ली हैं कि क्या चीज़ होती है। अब कैपेसिटर में करंट किस तरीके से फ्लो करता है, करंट हम कैसे निकालते हैं, वोल्टेज कैसे फ्लो करता है, अब हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। अब देखें, करंट हमने डिस्कस किया था। करंट क्या होता है? किसी भी एक जगह से, एक वायर से कितने चार्जेस एट अ टाइम फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि एक सेकंड में, मैं कहूँ एक सेकंड में यहाँ से 10 चार्जेस गए, ठीक है। तो मतलब कि 10/1, मतलब कि 10 सेकंड में एक चार्जेस, मतलब रेट ऑफ, यहाँ पे हम लिख देते हैं करंट किसके बराबर हो जाएगा? रेट ऑफ चार्ज, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हमारे पास करंट कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, करंट का अगर हम फॉर्मूला निकालें तो Q/T होता है, और अगर डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिखें तो dQ/dt होता है। मैं ये कह सकती हूँ? बिल्कुल कह सकती हूँ। अब आप लोगों को ये भी एक फॉर्मूला पता है और ये भी एक फॉर्मूला पता है। मैं असल में करंट निकालना चाह रही हूँ कि किसी भी कैपेसिटर के अंदर का अगर मुझे करंट निकालना हो तो मेरे पास कौन सा फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब देखें, ये सारे अभी हम लोग फॉर्मूलाज डिस्कस करें। एक फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं Q = CV का, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोगों ने ध्यान में रखना है।
अब देखिए, अब मैं करंट निकाल रही हूँ, मैं क्या करूँगी, दोनों तरफ ना डिफ्रेंसिएशन कर दूँगी। तो यहाँ पे अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट से इसको डेरिवेटिव ले लें तो डी क्यू ओवर डी टी हो जाएगा, और यहाँ पे डी ओवर डी टी इंटू सी वी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व किस तरीके से करना है, सॉल्व हम ऐसे करेंगे, डी क्यू ओवर डी टी हमने अभी देखा किसके बराबर है, करंट के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। एक दफ़ा ना हमारे पास ये हो जाएगा डी सी ओवर का डी टी, ठीक है, और वी एज इट इज आएगा, प्लस का एक दफ़ा हो जाएगा डी वी ओवर का डी टी, और सी एज इट इज आएगा। अब देखिए, ये वाली जो पूरी टर्म है ना वो जीरो हो जाएगी। वजह क्या है कि यहाँ पे कैपेसिटेंस का चेंज रेट पूछ रहे हैं। कैपेसिटेंस मतलब कि कैपेसिटर की वो एबिलिटी जिसके हिसाब से वो एनर्जी स्टोर कर रहा है। अब एक बात बताएं, क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने ना कैपेसिटर कहीं पे लगाया हो और पहले तो वो 10 कूलम का चार्ज स्टोर कर सकता था, और मैंने ना उसको 1 मिनट के लिए छोड़ दिया, तो पता चला मुझे कि अब वो 20 कूलम का चार्ज स्टोर कर सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर एक बकेट है उसके अंदर 1 किलोग्राम वाटर आ सकता है, ठीक है, तो 1 घंटे बाद भी उसके अंदर 1 किलो ही आएगा, वो बकेट का साइज थोड़ी कोई बड़ा हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस तो चेंज नहीं हो सकती ना, तो इसलिए ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, तो ये वाली टर्म रहेगी। ठीक है, ये पूरी चीज़ जीरो हो जाएगी, मतलब टाइम के लिहाज से कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगी। ठीक है, 0 इंटू वी जीरो हो जाएगा, ये वाली टर्म रहेगी सी डी वी ओवर डी टी। तो अगर मुझे कभी भी करंट निकालना हो तो हमने ये देखा कि हमारे पास जो है करंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि वोल्टेज कितना चेंज हो रहा है वहाँ का। सही है, मतलब ये फॉर्मूला, आपसे फॉर्मूला ध्यान में रखें, आई बराबर है सी डी वी ओवर डी टी है। ठीक है, अब हमने एक फॉर्मूला देख लिया Q इक्वल्स टू सी वी, एक फॉर्मूला देख लिया I इक्वल्स टू सी डी वी ओवर डी टी, ये करंट निकालने का है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें वोल्टेज निकालना हो, मतलब अगर मैं वोल्टेज निकालना चाह रही हूँ तो यहाँ से मुझे V निकालना है, ये D ओवर डी टी ख़त्म करना है, तो सिंपल मैं क्या करूँगी, डी वी ओवर डी टी को एक साइड रखूँगी, ये हो जाएगा I ओवर का C। ठीक है, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दें। जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे डी ओवर डी टी तो खत्म हो जाएगा, इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा हमारे पास, यहाँ पे रह जाएगा V। ठीक है, और यहाँ पे 1/c जो है वो बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे हम I की जो है डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास वोल्टेज का फॉर्मूला आ गया। अब हमें इसके लिए असल में जो काम करना है ना, हम न्यूमेरिकल्स जो अभी सॉल्व करेंगे उसमें हम एनर्जी वगैरह जो है देख रहे होंगे। ठीक है, अब क्योंकि हमारा ना डीसी सर्किट्स का पार्ट चल रहा है, ये बात हमें पता है, डीसी अभी हम एसी में नहीं आए। ठीक है, तो डीसी सर्किट्स में ना वोल्टेज करंट की वैल्यू जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती, ये बात हमें पता है। ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि 10 सेकंड बाद जो है ना करंट की वैल्यू चेंज हो गई, या ये डिफ्रेंसिएशन ना, ये डी ओवर डी टी, ये इन्वॉल्व नहीं होगा कहीं भी। अभी तक हमने इस तरीका का किया भी नहीं और ना हमें करना है। ठीक है, डीसी में ऐसा नहीं करना है। तो हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में असल में हमें देखना क्या है। चैप्टर 6 में हम लोग ये देखेंगे कि जो कैपेसिटर और इंडक्टर्स हैं वो डीसी सर्किट्स में कैसा बिहेव करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें पावर, एनर्जी और ये सारी चीज़ें देखनी है। तो अब हम पावर और एनर्जी का जो है ये फॉर्मूला निकालेंगे और उसके बाद जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करेंगे। अब देखें, जो हम नेक्स्ट फॉर्मूलाज देखने वाले हैं वो हमारे पास पावर और एनर्जी के हैं। तो हमारे पास पावर जो होती है वो हमें ये पता है P इक्वल्स टू वी आई होता है। ठीक है, अब हम एक कैपेसिटर की पावर निकालना चाह रहे हैं, मतलब एक कैपेसिटर जो है अपने अंदर कितनी पावर स्टोर, मतलब एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, क्योंकि पावर रिलीज तो करेगा नहीं, यही चीज़ हमने देखी अभी, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है ना। ठीक है, अब देखें P इक्वल्स टू वी आई। अब देखें यहाँ पे ना I हम निकाल चुके हैं, करंट किसके बराबर होता था, ये होता था सी डी वी ओवर डी टी के बराबर। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे क्या करें कि वी सी डी वी ओवर डी टी, पावर का ना हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, और कुछ मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होगा। इसके अलावा जो हमें असल चीज़ निकालनी है वो एनर्जी है, जिसका हम सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो एनर्जी हमें किस तरीके से निकालनी है, पावर जो है ना वो रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखें, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। ये एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, फिजिक्स के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा। वर्क डन यहाँ पे एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब क्योंकि मैं यहाँ पे जो है ना डिफ्रेंसिएशन की फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ तो डी डब्ल्यू ओवर डी टी। ठीक है, रेट है, सही है, तो डी डब्ल्यू ओवर डी टी हो गया ये। अब मुझे असल में क्या निकालना है, मुझे निकालनी है एनर्जी, मतलब मुझे निकालना है डब्ल्यू। ठीक है,
तो W निकालना है, तो मैं W निकालने के लिए क्या करूँगी, मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दूंगी, ये d/dt खत्म हो जाएगा यहाँ से, यहाँ W आ जाएगा और P इंटीग्रेट हो जाएगा। मतलब कि अगर मैं पावर को इंटीग्रेट कर दूं तो मेरे पास जो है ना एनर्जी निकल के आएगी। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला लिख रही हूँ। एनर्जी का जो फॉर्मूला आएगा वो होगा हाफ CV²। ठीक है, अगर आप लोग देखना चाह रहे हैं कि किस तरीके से होगा तो इसको इंटीग्रेशन करें, ये कुछ इस तरीके से होगा, इंटीग्रेट होगा, ये जो है ना हमारे पास टी के लिहाज से होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सी बाहर आ जाएगा, ठीक है, VdV, ठीक है, सी और ये इसकी इंटीग्रेशन करें तो ये हो जाएगा V²/2, तो हाफ CV², ऐसे आया ये फॉर्मूला। सही है, तो हमने कैपेसिटर की एनर्जी निकाल ली। अब तक हमने सारे फॉर्मूलाज देख लिए। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें देखना है। हमें ये देखना है कि कैपेसिटर डीसी सर्किट्स में किस तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, एक चीज़ जो यहाँ पे समझने वाली है वो ये कि जो हम d/dt ये सब कुछ कर रहे हैं ना, डीसी सर्किट्स में ऐसा कुछ होता नहीं है। मतलब कि टाइम के लिहाज से कुछ भी चेंज नहीं होता। डीसी वो है क्यों, डीसी इसीलिए क्योंकि टाइम के हिसाब से करंट और वोल्टेज ये सारी चीज़ें चेंज नहीं हो रही। ठीक है, तो अगर मैं एक डीसी सर्किट के अंदर कैपेसिटर लगा दूं और अगर मैं उसका करंट निकालना चाहूँ तो फॉर्मूला क्या है, dV/dt। अब मैंने ये बोला कि डीसी सर्किट्स के अंदर d/dt वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं है। टाइम के साथ करंट और वोल्टेज चेंज नहीं होता, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी और करंट जो है वो जीरो हो जाएगा। सही है, तो डीसी सर्किट्स के अंदर जो करंट होगा कैपेसिटर का वो जीरो होगा। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है, अब हमने ना शुरू की वीडियोस के अंदर ही दो तरीके के सर्किट पढ़े थे। एक होता था हमारे पास ओपन सर्किट और एक होता था हमारे पास शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट क्या होता था, इस तरीके का होता था। शॉर्ट सर्किट ये होता था। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं भी देखी है तो यहाँ पे ये देख लें, कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। शॉर्ट सर्किट का मतलब ये होता था कि यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल एक सर्किट है मेरे पास, ठीक है, यहाँ से इस तरह से, अब ये शॉर्ट है आगे, ठीक है, तो मतलब ये होता था कि अगर यहाँ से कोई करंट आ रहा है ना तो एक करंट जो है ना उसको रजिस्टर, उसको एक ना क्लियर रास्ता नहीं मिल रहा और एक बिल्कुल क्लियर रास्ता मिल रहा है, शॉर्ट सर्किट है। ठीक है, तो बताएं, खुद अपनी सेंस यूज करके बताएं कि करंट कहाँ से गुजरेगा। करंट यहाँ से गुजरेगा, शॉर्ट सर्किट से गुजरेगा करंट। ठीक है, तो मतलब कि शॉर्ट सर्किट अपने अंदर से सारा करंट ले लेता है, तो शॉर्ट सर्किट तो नहीं है यहाँ पे। कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह तो बिहेव नहीं कर रहा। ठीक है, एक और तरीके का सर्किट पढ़ा था हमने, एक और तरीके का सर्किट था ओपन सर्किट। एक रेजिस्टर था, आगे ओपन सर्किट होता था, ओपन मतलब बीच से खुला हुआ। ठीक है, अब बताएं करंट यहाँ से आ रहा है, अब करंट एक खुले हुए रास्ते से जाएगा जहाँ पे उसको जगह ही नहीं मिलेगी, बीच में पाथ ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है उसको गुजरने का, या रजिस्टर वाले रास्ते से जाएगा। तो हमने ये देखा था कि सारा करंट ना रजिस्टर से गुजर जाएगा, यहाँ से नहीं जाएगा क्योंकि उसे आगे रास्ता ही नहीं मिलेगा जाने का। मतलब कि ओपन सर्किट के अंदर करंट जीरो होता था, I=0। ये कंडीशन कब होती है, जब कोई भी सर्किट ओपन हो जाता है। और शॉर्ट सर्किट कब होता है, शॉर्ट सर्किट जब करंट मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो अब बताएं कैपेसिटर किस तरीके से बिहेव कर रहा है। कैपेसिटर का करंट अभी हमने निकाला, डीसी में जीरो आएगा, तभी मैंने आपको करंट का पहले फॉर्मूला निकालना सिखाया और फिर उस फॉर्मूले के हिसाब से हमने देखा कि डीसी, अभी हम डीसी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, अभी हम एसी नहीं पढ़ रहे। तो डीसी में हमने ये देखा कि भाई डीसी में तो करंट जो है वो जीरो है कैपेसिटर का, अगर कोई भी डीसी सर्किट के अंदर कैपेसिटर हमने लगा दिया, तो जाहिर सी बात है कि वो एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करे। ओपन सर्किट मतलब कि वो अपने अंदर से कोई करंट जो है नहीं गुजारेगा, करंट जीरो होगा। ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमारे ध्यान में होना चाहिए, करंट बिहेव्स एज ओपन सर्किट इन डीसी। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है पूरे चैप्टर में। जब जब आप लोग कैपेसिटर के क्वेश्चंस करेंगे ये काम आने वाली है ये चीज़। कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है डीसी में, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह करता है। जैसे अभी हमने ये समझ लिया कि क्यों करता है, कैसे करता है, तो यही चीज़ हम इंडक्टर में भी देख लेंगे कि क्यों करता है, कैसे करता है। ठीक है, अभी सिर्फ आप लोगों ने कैपेसिटर की चीज़ को ध्यान में रखना है। अब हम इसके जो है क्वेश्चंस देख लेते हैं। जितनी बातें ज़रूरी थी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वो सारी मैंने यहाँ पे कर दी है। बाकी क्वेश्चंस के बीच में अगर कुछ ऐसी बात लगी मुझे तो मैं आप लोगों को साथ साथ जो है बताती जाऊंगी। तो अब हम इसका जो है एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं बेसिक, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए।
अब देखिए ये हमारे पास एग्जाम्पल 6.1 है। इसमें हमें क्या कह रहे हैं कि कैलकुलेट द चार्ज ऑन स्टोर्ड ऑन अ 3 पिको फैराड कैपेसिटर। अब पिको, मिली, माइक्रो, आप लोगों को जो भी इस तरीके की वैल्यूज गिवन हो तो उसको पहले आपने कन्वर्ट करके लिख देना है। ठीक है, फैराड जो है वो कैपेसिटेंस का यूनिट होता है, तो हमें ये कैपेसिटेंस गिवन है और 3 पिको का मतलब होता है एक्सपोनेंट माइनस 12 फैराड। ठीक है, कैलकुलेट द चार्ज मतलब कि क्यू हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है विथ 20 वोल्ट अक्रॉस इट। वोल्टेज हमें गिवन है 20 वोल्ट। ठीक है, और फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर मतलब कि हमें एनर्जी भी निकालनी है। क्यू हमें कैलकुलेट करना है, सिंपल हमें फॉर्मूला पता है, क्यू इक्वल्स टू सी वी। सी कितना मौजूद है, 3 एक्सपोनेंट माइनस का 12 इंटू वी। वी हमारे पास है 20 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 60 एक्सपोनेंट माइनस का 12 आंसर आ गया जो कि हमारे पास है कूलम्स। ठीक है, और आप लोग एक्सपोनेंट माइनस 12 को क्या लिख सकते हैं, पी को कूलम्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये जो है चार्ज निकाल लिए और हमें एनर्जी भी निकालनी है। एनर्जी भी बहुत आसान है, हाफ सी वी स्क्वायर है। ठीक है, शुरू के क्वेश्चन तो बिल्कुल बेसिक है, इसको जो है आप लोगों ने बस ये देखना है कि क्यू चार्ज किस तरीके से निकालना होता है, एनर्जी किस तरीके से निकालनी होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हाफ सी हमें क्या मौजूद है, सी हमारे पास है 3 एक्सपोनेंट माइनस का 12 और वी कितना है 20 का स्क्वायर। सिंपल इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लें, आप लोग पास एनर्जी भी आ जाएगी। 20 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 एक्सपोनेंट माइनस का 12 और डिवाइड बाय 2, तो ये हमारे पास आ गया 6 एक्सपोनेंट माइनस का 10 जूल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास एनर्जी आ गई। अब देखिए ये हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम 6.1 है। इसमें हमें क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज द वोल्टेज, हमें वोल्टेज कैलकुलेट करना है। ठीक है, अक्रॉस अ 4.5 माइक्रो फेराड कैपेसिटर। कैपेसिटेंस गिवन है 4.5 माइक्रो। माइक्रो हमारे पास क्या होता है, एक्सपोनेंट माइनस का 6 फेराड। इफ चार्ज ऑन वन प्लेट, चार्ज हमें गिवन है 0.12 मिली कूलम। मिली हमारे पास होता है एक्सपोनेंट माइनस का 3 कूलम्स। ठीक है, हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड, एनर्जी भी मालूम करनी है। अब ये भी आप लोग सिंपल बहुत आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यू इक्वल्स टू सी वी का फॉर्मूला है, वी निकालना है, क्यू अपॉन सी हो जाएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, क्यू मेरे पास है 0.12 एक्सपोनेंट माइनस का 3 और सी हमारे पास है 4.5 एक्सपोनेंट माइनस का 6, तो ये आ गया हमारे पास 26.66 वोल्ट्स। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, हमें एनर्जी निकालनी है, तो ये हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देते हैं हाफ सी कितना है हमारे पास 4.5 एक्सपोनेंट माइनस का 6 और वी का स्क्वायर मतलब कि वी हमारे पास कितना है 26.66 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 एक्सपोनेंट माइनस 3 कह लें या 1.6, सॉरी 2 नहीं होगा, ये 1.6 होगा। ठीक है, 1.6 एक्सपोनेंट माइनस का 3 जूल्स, और एक्सपोनेंट माइनस 3 को आप लोग मिली भी लिख सकते हैं, 1.6 मिली जूल्स। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये जो है एनर्जी भी कैलकुलेट होकर आ गई है। ये हमारे पास एग्जाम्पल और प्रैक्टिस प्रॉब्लम 6.1 थी। अब हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इसकी जो आगे की प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होंगी जिसमें मज़ीद एडवांस चीज़ें हो रही होंगी। ठीक है, और ये सारे फिनोमेना जो हैं जो हमने पढ़े हैं इस वीडियो के अंदर कि कैपेसिटर जो है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है और ये सारी चीज़ें ये जो है आगे यूज़ हो रही होंगी।